स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से संधि पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम लोग संधि पढ़ेंगे, तो ध्यान देना है आप सभी लोगों को। संधि ऐसे तो हम जानते ही हैं, हमने किताबों में पढ़ा है कि संधि की क्या परिभाषा होती है। अगर हम संधि का शाब्दिक अर्थ देखें तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। लेकिन हम अगर हिंदी में अगर इस संधि को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हिंदी में इसकी परिभाषा कहती है कि जब कोई दो वर्ण आपस में मिलकर कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो वह संधि होता है। तो ये जो विकार शब्द आया है, सबसे पहले तो इसी को समझना है कि इस विकार का मतलब क्या होता है। विकार शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है परिवर्तन। यानी जब हम किसी शब्द में उसके दो वर्णों को मेल करें आपस में और उसमें कोई परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर क्या होती है, वो संधि होती है और उससे बना हुआ शब्द संधि पद कहलाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे देखें तो हम यहाँ जानेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिया जो बहुत ही सरल और साधारण सा शब्द जो हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए शब्द है परम प्लस आत्मा। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ जानना है कि ये परम प्लस आत्मा शब्द से परमात्मा बना, तो ये परमात्मा शब्द में संधि कैसे हुई। हम आज तक बचपन से यही पढ़ते आए हैं, परम प्लस आत्मा या हिम प्लस हिमालय, हिम प्लस आलय प्लस बराबर क्या हो गया हिमालय, जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। तो ये पढ़ते आए। अब इस तरह से सारे शब्दों को अगर हम रटेंगे तो यह जो रटने की लिस्ट है तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम किसी शब्द को रटने की बजाय हम नियम समझ लेते हैं संधि का। तो इसे पहले समझते हैं कि ये जो इसने यहाँ पर विकार की बात कही है, ये विकार किस प्रकार से विकार होता है, यानी ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है। तो जैसे हम शब्द देखते हैं, यहाँ शब्द है परम। इस परम शब्द का अंतिम वर्ण होता है अ, ठीक है। और यह जो शब्द है दूसरा आत्मा, इस आत्मा शब्द का प्रथम वर्ण होता है आ। अब अ और आ ये दोनों आपस में मेल कर कर जो उत्पन्न विकार लाते हैं वो है आ। यानी ये दोनों वर्ण मिलकर इन्होंने जो विकार उत्पन्न किया वो है आ, और ये आ ही इन शब्दों के बीच में आ जाता है और शब्द बन जाता है आपका परमात्मा। तो इस तरह से जो हमारे दो शब्द अपने वर्णों को मेल कर कर जो विकार उत्पन्न करते हैं वही हमारी क्या होती है, संधि होती है। हमें बात समझ में आ गई? तो आपको संधि में ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलो देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संधि होती है, हमारी परीक्षा में कौन सी कितनी आती है। तो जब हम संधि के प्रकार की बात करते हैं तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि। स्वर संधि यानी जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर से होता है तो वह क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। हम बात करेंगे व्यंजन संधि की, तो जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से या किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से या किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होता है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। और जब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की, तो जब किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो स्वर संधि में हमारी कौन कौन सी संधि होती है, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप जब हम स्वर संधि के प्रकार की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यह 5 प्रकार की होती है। आपकी परीक्षा के हिसाब से अगर हम इसमें ध्यान दें तो आपकी परीक्षा में अगर 4 अंक या 4 क्वेश्चंस आपके संधि से आते हैं तो मान लीजिए कि लगभग 70% जो आपकी संधि पूछी जाएगी वो स्वर से पूछी जाएगी और 30% हिस्सा जो है वो पूछा जाता है व्यंजन और विसर्ग से। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है स्वर संधि।
तो स्वर संधि जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर से होता है तो उत्पन्न संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। उसी में हम पढ़ते हैं और एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि को, कि दीर्घ स्वर संधि हमारी क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करें, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा कहती है कि जब किसी वर्ण का यानी किसी स्वर का मेल किसी अच्छा, इसे समझने से पहले एक हम फॉर्मूला समझ लेते हैं ताकि आपको ये बात जरूर अच्छे से समझ में आए कि जब संधि की बात करते हैं तो संधि कहती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जो इनमें संधि होती है इसमें और इसमें होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है वो क्या कहती है। दीर्घ स्वर संधि कहती है कि यदि किसी लघु या दीर्घ, ठीक है, यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ से होता है तो उत्पन्न विकार सदैव क्या होता है, दीर्घ होता है। जैसे फॉर्मूला से मैं आपको समझाऊंगी। ये कहता है, यहाँ आप देखेंगे ये लघु है ये दीर्घ है, इन दोनों का आपस में मेल होगा तो उत्पन्न विकार क्या होगा, आ हो जाएगा। लघु और दीर्घ का मेल होगा तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। लघु और दीर्घ का मेल होगा तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ये आपकी संधि हो जाती है, यानी इस संधि की हम बात करें तो यह दीर्घ संधि होती है। परिभाषा कहती है कि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल जब आपस में होता है तो उत्पन्न विकार उसका दीर्घ वर्ण होता है। ठीक है, अब ए आ आपस में सजातीय हैं, लघु और दीर्घ होते हैं। ई आपस में सजातीय हैं, लघु और दीर्घ होते हैं। और उ आपस में सजातीय हैं और लघु होते हैं। तो आपको याद जो रखना है, परिभाषा याद मत रखिए, भले ही आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्थिति ऐसी होगी। अब हमारे सामने यहाँ पे 3 प्रकार की स्थिति बन गई, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। अब इनको उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहली स्थिति हमारे सामने आ गई कि यदि किसी लघु या दीर्घ अ का मेल किसी लघु या दीर्घ अ से होता है तो उत्पन्न विकार सदैव क्या होता है, आ होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, तो हम इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिया, सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। शब्द है श्वेत प्लस अंबर। अब इसमें आपको समझना है, हमने कहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हम देखेंगे तो यहाँ प्रथम शब्द है ये श्वेत और इसका अंतिम वर्ण क्या है, तो हमें पता है ये है व्यंजन और इसका स्वर क्या है, अ। तो अंतिम वर्ण क्या हो गया, अ हो गया। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण क्या है, अ। तो यहाँ पर देखो लघु अ और लघु अ ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर दीर्घ आ बनाते हैं। यही हमारा फॉर्मूला कहता है, नियम कहता है। ठीक है, यहाँ पर जो टुकड़ा बचेगा वो क्या टुकड़ा बचेगा, यानी इस शब्द में जब हमने इस में से अ बाहर निकाला तो यहाँ पर हमारा टुकड़ा बच गया ये, यानी ये त बचेगा हल के साथ। कहने का मतलब है इसके अंदर कोई स्वर नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा ये बच गया तो हम इस टुकड़े को भी उतार लेंगे। अब हम इन्हें जोड़ देंगे। आपको पता है यह जो आ है इस त को पूरा कर देगा, त के साथ आ जाएगा मात्रा के रूप में आ, और यहाँ पे जो टुकड़ा है इसे हम लिख देंगे
ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो टुकड़ा बचा है उसको हम रख देंगे, तो शब्द हमारा क्या हो गया, श्वेतांबर। ठीक है, तो श्वेत प्लस अंबर से मिलकर बना श्वेतांबर। यह हमें बात समझ में आ गई। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द हमने लिया धर्म प्लस आत्मा। अब धर्म प्लस आत्मा से आपको पता है आप बना देंगे कि धर्मात्मा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको खोलकर देखेंगे कैसे बनाएंगे। अंतिम वर्ण हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अंतिम वर्ण है अ। ठीक है, जिस पर कोई मात्रा नहीं होती उसका अंतिम जो स्वर होता है वो अ होता है। अब ये अगर आपको ये ना समझ में आए कि अंतिम वर्ण हमारा क्या है या कैसे हम समझे मैम इसको, तो उसके लिए आप वर्णमाला की क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, मैंने समझाया वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण क्या है, ये आ है। अब देखो यहाँ लघु है, यहाँ दीर्घ है। अब लघु हो या दीर्घ हो, दोनों का विकार जो है वो क्या होगा, दीर्घ ही होगा। मैंने आपको पहले ही बताया लघु हो दीर्घ हो, यहाँ लघु लघु था तो भी दीर्घ हुआ, वहाँ लघु और दीर्घ है तो भी दीर्घ हुआ। अगर वहाँ दीर्घ और दीर्घ होता है तो भी उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टुकड़ा बचेगा वो आपको पता है क्या बचेगा, म के नीचे हल लग जाएगा क्योंकि स्वर निकाल लिया है, र इसके ऊपर रहेगा। ठीक, यहाँ पर जो टुकड़ा बचा ये आ गया, इसको उतार लेंगे। अब इसको हमें जोड़ देना है, यानी अब हम इसको जोड़ देंगे। परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन इसमें आ गया। ये आ इस म को पूरा करेगा, तो इस म ने पूरा कर दिया, मतलब म को इस अ ने पूरा कर दिया। अब ये जो म के ऊपर र था ये इस अ के ऊपर आ जाएगा, बचा हुआ टुकड़ा हम यहाँ जोड़ देंगे और शब्द हमारा क्या हो गया, धर्मात्मा हो गया। ठीक है, इस तरह से हम अपने शब्दों को यानी जो संधि है वो कर पाते हैं। तो ये हमारी जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का पहला नियम जिसमें हमने अ वाला नियम दिया। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी स्थिति। इसकी दूसरी स्थिति क्या कहती है, ई वाला। ठीक है, तो चलो हम उसको देखेंगे। तो दूसरी स्थिति भी यही कहती है कि चाहे वर्ण लघु हो या दीर्घ, उसका मेल किसी लघु से हो या दीर्घ से, उत्पन्न विकार सदैव क्या आएगा, दीर्घ आएगा। दीर्घ संधि है, दीर्घ विकार उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर हम शब्द देखते हैं। जैसे शब्द हो गया हमारे सामने गिरी प्लस ईस, हमने शब्द लिया। ठीक है, तो देखते हैं अंतिम वर्ण है इसका लघु ई और प्रथम वर्ण है दीर्घ ई। दोनों का मेल करेंगे, हमें पता है लघु हो दीर्घ हो सबके मेल पर उत्पन्न विकार एक ही होगा, क्या होगा, दीर्घ। यहाँ पर टुकड़ा क्या बच गया, अब ई हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या रह गया, गिर रह गया, यानी र हल के साथ रह गया। यहाँ पर हमारे पास टुकड़ा क्या रह गया, केवल श रह गया। हम इसको जोड़ देंगे, ये ई इस र को पूरा करता है, तो इसने र को पूरा कर दिया, ई आ गया। ये टुकड़ा यहाँ पे हमने लिख दिया और ये श यहाँ आ गया। शब्द हमारा क्या हो गया, ग्रीस हो गया। ठीक है, शब्द क्या हो गया, ग्रीस हो गया। अब ग्रीस का मतलब क्या है, तो आपको पता है गिरी माने पर्वत, ईस माने ईश्वर, जो पर्वतों का ईश्वर है या पर्वतों में जो बड़ा है। तो ग्रीस हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, हिमालय के लिए प्रयोग करते हैं। हिमालय का पर्यायवाची आ जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा स्वर, मतलब इसमें आपने संधि देखी, संधि के साथ साथ आपको पर्यायवाची भी पता चल रहा है, पता भी चल रहा है कि शब्द बना कैसे है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा शब्द लेते हैं। जैसे हमारे सामने आ गया, उदाहरण के लिए एक शब्द और लेते हैं, जैसे कपि प्लस ईश। अब यहाँ पे भी हमारे सामने इसी तरह की स्थिति है। देखेंगे अंतिम जो स्वर है वो क्या है, ई है। प्रथम जो स्वर है वो क्या है, ई दीर्घ। दोनों को हम मेल करेंगे तो उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, टुकड़ा आ गया यहाँ पर श। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, प में से ई निकल जाएगा तो यहाँ हमारे पास टुकड़ा बच गया, प हल के साथ बचेगा क्योंकि ई बाहर निकाला है हमने। ठीक है, अब जोड़ देंगे इनको फटाफट से। ये ई इस प को क्या कर देगा, पूरा कर देगा,
इसने इसे पूरा कर दिया, टुकड़ा यहाँ रख दिया, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ रख दिया और शब्द क्या हो गया? कपीस। ठीक है, कपि माने बंदर, ईस माने स्वामी, जो बंदरों का स्वामी कपीस हनुमान जी का पर्यायवाची हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसके पर्यायवाची भी पता चल जाते हैं, शब्द में संधि भी पता चल जाती है और कितना आसान है। तो यह दूसरी स्थिति थी। अभी इसी तरह से तीसरी स्थिति है संधि की। तीसरी स्थिति देखते हैं उसकी। तीसरी स्थिति है उ और उ, यानी लघु या दीर्घ उ लघु या दीर्घ उ से मेल करेगा तो उत्पन्न विकार सदैव क्या आएगा? दीर्घ ही आएगा। चलो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। शब्द है हमारे सामने वधु प्लस उत्सव। अब देखेंगे यहाँ पर अंतिम वर्ण हमारा क्या है? अंतिम वर्ण है हमारा उ। प्रथम वर्ण क्या है? लघु उ। दीर्घ और लघु उ का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या आएगा? दीर्घ आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो टुकड़ा है उसे लिख देंगे, टुकड़ा आ गया यहाँ पर। यहाँ टुकड़ा क्या बचा? उ बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हल के साथ रह जाएगा ध, तो ये हल के साथ आ गया, यानी इसमें से स्वर बाहर निकल गया। अभी इसी तरह से इसे जोड़ देंगे, ये उ इस ध को क्या करेगा? पूरा करेगा। इस ध को पूरा कर दिया, ये टुकड़ा यहाँ आ गया, ये टुकड़ा यहाँ आ गया और शब्द क्या हो गया? वधूत्सव। ठीक है, वधु के आगमन पर जो उत्सव कहते हैं, नई दुल्हन जो आती है वधूत्सव कहते हैं उसे। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द देखते हैं। जैसे मान लो शब्द हमारे सामने दिया है, उदाहरण देखते हैं, साधु प्लस ऊर्जा। अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण का मतलब हमेशा ये बात समझना, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की हम बात कर रहे हैं। इसका अंतिम वर्ण यहाँ उ दिया है, लघु उ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दीर्घ उ है। अब लघु दीर्घ हो या दीर्घ लघु हो या दीर्घ दीर्घ हो या लघु लघु हो, उत्पन्न विकार सदैव क्या आएगा? दीर्घ ही आएगा। तो बचा हुआ टुकड़ा है यहाँ पर, उसको उतार दो। यहाँ पर टुकड़ा क्या बचेगा? आपको पता है कि ध हमारा हल के साथ रह गया है, क्योंकि हमने उ बाहर निकाल लिया। अब इसको जोड़ देंगे और बहुत आसान है, प्रैक्टिस भी करते रहना। ये जो उ है इस ध को पूरा करेगा, तो ध उ हो गया। ये टुकड़ा यहाँ जोड़ दिया, ये टुकड़ा यहाँ जोड़ दिया और शब्द हमारा हो गया साधुर्जा। और इस तरह से यह आपको संधि समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे हमने की यह संधि। अब यहाँ पर इसी के साथ संधि विच्छेद भी हम देख लेते हैं। संधि विच्छेद देखने से पहले हमने यहाँ पर क्या चीज जानी, हम एक बार इसको देखते हैं। हमने ये जाना कि जब हमने स्थिति 1 देखी, तो स्थिति 1 में जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा उत्पन्न विकार क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, स्थिति 2 में हमने देखा कि उत्पन्न विकार दीर्घ ई आ रही है और स्थिति 3 में हमने देखा कि यहाँ भी हमारा जो उत्पन्न विकार है वो दीर्घ उ आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ एक बात समझ में आती है कि यदि हम दीर्घ संधि की बात करें, दीर्घ संधि की पहचान अगर हम रखें कि दीर्घ संधि की पहचान, दीर्घ संधि की पहचान, तो हम पाते हैं कि हमें शब्द के बीच में क्या देखने को मिलता है? आ देखने को मिलेगा, हमें दीर्घ ई देखने को मिलेगी, हमें दीर्घ उ देखने को मिलेगा। तो इसको आप अपने ध्यान में रखिए, लेकिन ये हर शब्द पे लागू नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अब कहीं आप ये कह दो कि मैम देखो यहाँ पर ये राम शब्द लिखा है, राम के बीच में आ आया हुआ है तो राम में दीर्घ संधि हो गई, तो ये कभी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दीर्घ संधि किन में होगी? हमेशा याद रखना, जो संधि होती है, दीर्घ संधि नहीं, जो संधि होती है वो सदैव किस में होती है? यौगिक शब्दों में होती है।
और यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो यौगिक शब्द होते हैं जो शब्द दो शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं। तो संधि जब भी पाई जाएगी यौगिक शब्द के अंदर ही पाई जाएगी। दो शब्द होंगे, उसमें एक मूल शब्द होना आवश्यक होता है, उसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय भी जुड़ सकते हैं, उनमें संधि हो सकती है, अन्यथा दो शब्द होते हैं। तो इस नियम को हमेशा ध्यान रखना है। तो जो शब्द हमारा संयुक्त कहें यौगिक शब्द है हमारा, तो उस शब्द के अंदर हमें यह है बीच में देखना होगा कि शब्द के बीचों बीच अगर हमें यह स्थिति दिखती है तो उसमें दीर्घ संधि होती है। तो हम इसे पहचान लेंगे, ठीक है। अब जब हम संधि करना सीखेंगे तो हम इसे जान पाएंगे, लेकिन अगर हम संधि करना नहीं सीखेंगे तो हम इसे जान नहीं पाएंगे। अब इसी क्रम पे अब हम संधि विच्छेद को करके देखेंगे कि जब हमसे संधि आ जाती है तो हम इसका संधि विच्छेद कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर शब्द दिया है कि संधि विच्छेद में जैसे शब्द लिया हमने यहाँ पर भोजनालय, ठीक है। अब ये जो भोजनालय शब्द है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये अपने आप में क्या है, एक यौगिक शब्द है। अब यौगिक शब्द मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और ये जिन दो शब्दों से मिलकर बना है उन्हीं दो शब्दों को हमें यहाँ पे अलग अलग करना है, और उन्हीं दो शब्द को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जिन दो शब्दों से मिलकर वो शब्द बना है उसके दो अलग अलग टुकड़े कर देने हैं, वही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे नियम के अनुसार कि जहां अगर हमें शब्द के बीचों बीच दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ दिखाई देता है तो उसमें दीर्घ संधि होती है। तो हम इसी तरह से जैसे हमने इस संधि को जोड़ा उसी तरह से संधि के टुकड़े कर लेंगे इस शब्द के। हमें यहाँ पता चल रहा है शब्द के बीचों बीच ये आ दिखाई दे रहा है, तो हम इस आ को बाहर निकाल लेते हैं। हमने जैसे ही ये आ बाहर निकाला तो एक टुकड़ा इधर बचेगा और एक टुकड़ा इधर बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ले बच गया, ठीक है। और यहाँ पे हम जब इस न से बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ जो शब्द हमारे पास बचता है तो भोजन, तो न के नीचे हल लगाना पड़ेगा क्योंकि हम न में से हमने क्या निकाल लिया, स्वर बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया। अब हमको ये पता है कि ये जो आ आया है ये किस स्थिति पे आया होगा। इसके लिए यहाँ पर क्या स्थिति है, या तो यहाँ कोई लघु है या तो यहाँ कोई दीर्घ है। इसका मेल किससे हो रहा है, या तो किसी लघु से हो रहा है या तो किसी दीर्घ से हो रहा है। अब ये हमने अनुमान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही वर्णों को इस टुकड़े के साथ जोड़कर रख लेंगे। हमने रख लिया भोजन और भोजना। तो आपको ये बात तो पता है कि भोजना शब्द तो कुछ होता ही नहीं है, तो जब ये कोई शब्द नहीं होता तो ये कट गया। इसका मतलब हमें पता चला कि यहाँ पे आ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, अ होगा। तो इसका शब्द जो यहाँ हमें मिला वो मिला भोजन। इसी तरह से इन दोनों टुकड़ों को भी इस टुकड़े के साथ जोड़ कर देख लेंगे। यहाँ रख लिया हमने अल्ले और यहाँ रख लिया आल्ले, तो ये हमें पता चल गया। तो अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि अल्ले अपने आप में कोई शब्द नहीं होता, लेकिन आल्य का अर्थ होता है स्थान, ठीक है। तो आल्य क्या होता है, स्थान। तो अल्ले नहीं है तो ये शब्द कट जाएगा, ये हमारा शब्द कट गया, ठीक है। और हमारे पास बच गया ये शब्द आल्य। तो हमें समझ में आया कि भोजन और आल्य शब्द से ये मिलकर बना है, तो इसमें जो संधि विच्छेद हमारा होकर आया वो क्या हुआ, भोजन प्लस आल्य, इसका संधि विच्छेद है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कर लिया तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमने आ का देखा। उसी क्रम में हम ई का देखते हैं। अब देखिए जैसे शब्द में दिया है महीश्वर दिया है, महीश्वर किन दो शब्दों से मिलके बना है, इसका संधि विच्छेद करना है हमें। तो शब्द के बीचों बीच हमें यहाँ पर ई दिखाई दे रही है, तो हम इसका ई बाहर निकाल लेंगे। जब हम इसका ई बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शब्द बच गया मह, ठीक है। और जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ टुकड़ा बच गया हमारे पास स्वर, ठीक। अब देखो यहाँ तो हम दीर्घ संधि कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत सरलता से समझ में आ रहा हो, लेकिन ध्यान रखना आगे की और भी सारी संधियों को समझने के लिए हमें दीर्घ संधि को बहुत आराम से समझने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी क्रम पर यहाँ आपने अगर क्रम समझ लिया तो बाकी और संधियों को पहचानना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं
तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये जो दीर्घ ई है ये किस स्थिति में आया है, या तो किसी लघु ई का मेल या दीर्घ ई का मेल किसी लघु या दीर्घ ई से हुआ होगा। तो यहाँ इसके साथ जोड़ कर देख लेते हैं। हमने यहाँ पर दीर्घ लघु जोड़ लिया और हमने यहाँ पर दीर्घ जोड़ लिया मही, ठीक है, और इसको भी रख लेंगे, लघु के साथ रख कर देख लिया और दीर्घ के साथ भी रख कर देख लिया। तो हमें शब्दों की पहचान होनी आवश्यक है, ठीक है। अगर शब्दों की पहचान है तो हम पहचान पाएंगे। मही, ये जो है ये है शब्द गलत है, क्योंकि महे नहीं होता है, मही होता है। इस मही का मतलब है पृथ्वी, ठीक है। मही का अर्थ क्या है? पृथ्वी। और यहाँ पे ईश्वर नहीं होता तो यह गलत हो जाएगा, ईश्वर होता है तो यह सही हो गया। तो हमें यहाँ पर कुल मिला के क्या पता चला कि यह जो हमारी संधि है यह क्या है, यानी संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो मही प्लस क्या हो गया? ईश्वर हो गया। तो हमें यहाँ पर संधि विच्छेद मिल गया। बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से अगला देखते हैं, ऊ का देखते हैं। अगला शब्द हमने लिया है यहाँ पे गुरुपदेश। तो ध्यान देना, हम देखते हैं कि गुरु में बड़ा ऊ नहीं होता, हम छोटा लगाते हैं, लेकिन गुरुपदेश में बड़ा ऊ आ जाता है। कैसे आता है, क्यों आता है? तो हम यहाँ पहले देखेंगे कि शब्द के बीचों बीच हमको यहाँ ऊ दिखाई दे रहा है। ये इसी ऊ को बाहर निकाल लेंगे हम। जो हमें विकार उत्पन्न, यानी जो विकार उत्पन्न हुआ है उसी विकार को बाहर निकाल लेते हैं संधि विच्छेद के लिए। यहाँ पर जो टुकड़ा बच गया इसको यहाँ रख देंगे, पदेश, ये टुकड़ा हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो टुकड़ा बचेगा वो गुर बचेगा, यानी ये र हमारा आधा हो जाएगा क्योंकि इसका स्वर बाहर निकल गया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो ऊ आया है, इस ऊ को ये किससे बना होगा? या तो लघु या तो दीर्घ होगा, यहाँ पर या तो लघु या तो दीर्घ होगा। अब हम इनको इसके साथ रख लेंगे। अब इसे रखते हैं, गुरु को रखेंगे इसके साथ और इसे रखेंगे बड़े ऊ के साथ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे उपदेश या उपदेश, ठीक है। तो दोनों शब्द रख दिया। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, आपको पता है कि उपदेश कोई शब्द नहीं होता, तो यह कट गया। यहाँ पर क्या होता है? उपदेश होता है, यह आ गया सही, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो गुरु नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए, गुरु नहीं होता है। क्या होता है? गुरु होता है, छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, तो यही शब्द हमारा सही है। तो हमें संधि यहाँ पर मिल गई, क्या मिल गई? गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग हमेशा इसको सही मानते हैं, यह गलत होता है, ठीक है। गुरु नहीं होता, गुरु होता है, गुरु, ठीक है। तो गुरु शब्द में, और यही बड़े ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। जिसे हम कहें यह लघु है और यह है दीर्घ। तो लघु होता है गुरु के अंदर ऊ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे गलत करते रहते हैं और अक्सर गलत करते हैं, तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संधि की, यानी दीर्घ संधि हमने यहाँ पे की। तो बहुत आसान है दीर्घ संधि, आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। आप में से बहुत सारे छात्र अगर मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं कि मैम हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ना है, एक सिरे से पढ़ना है, एक क्रम से पढ़ना है, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। निधि एकेडमी ऐप मेरा है, जो गूगल प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। यूट्यूब पर तो मेरी क्लासेस आती हैं, मैं यहाँ पे इसी तरह से और क्लासेस आपको देती रहूँगी। आपके पास अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके डाउट को हल कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा में सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, निधि एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करके वो आपको इस तरह से खुलता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है? अगर आपको लाइव बैच चाहिए तो आप
आपको लाइव बैच पे जाना है, आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको अलग अलग कोर्स यहाँ पे मिलेंगे जो नए चल रहे हैं। जैसे जिस बैच में एडमिशन क्लोज हो गया है वहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा, जिस बैच में एडमिशन ओपन लिखा है उस बैच में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि मैम हमें लाइव बैच नहीं, हमें सारी क्लास एक साथ मिल जाएं, हम एक साथ पढ़ सके, ताकि आप अपने बैच को 1 महीने में, चाहे 15 दिन में, चाहे 2 महीने में, जैसे मर्जी चाहे वैसे आप अपने बैच को फिनिश करना चाहते हैं और आप सारी कक्षाएं एक साथ अपने लिए चाहते हैं, तो आपको सामान्य हिंदी कंप्लीट बैच पर क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का फेस दिखेगा। यहाँ पे सभी परीक्षाओं को टारगेट करके आपका बैच दिया हुआ है, और अगर आपको सारे परीक्षाओं के लिए किसी एक बैच को लेना है, यानी कंप्लीट बैच भी आपको पहले ही चाहिए, तो वो बैच भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, इसमें और भी बहुत सारे बैच आपको देखने को मिल जाएंगे और आप इस तरह से अपने बैच को यहाँ पर ले सकते हैं। तो सामान्य हिंदी की तैयारी अब आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं अपने मोबाइल पर।